नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद अड्डे के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संवाद अड्डे के मंच पर विभिन्न राजनीतिक विषयों पर चर्चा आपके सामने लेकर हम आते रहते हैं और आज भी इसी संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं, उसने भारत की राजनीति को की दिशा किस तरफ जाएगी, उसकी तरफ काफी बड़ा इशारा किया है। गुजरात में जहां प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है, जहां के अनुमान लगाए जा रहे थे कि इस बार हो सकता है बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर उन्होंने जिस तरह से मतदाताओं ने अपार समर्थन दिया है, वह वास्तव में बीजेपी की कुशल रणनीति की तरफ इशारा करता है कि किस तरह से उनके ने चुनावी प्रबंधन के द्वारा मतदाताएं जो उनसे नाराज थे उसको मनाने का उन्होंने सफलता प्राप्त की। साथ ही हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम भी एक तरफ इशारा करते हैं, जहां कांग्रेस मुक्त भारत की बीजेपी बात कहती है, वहीं बीजेपी से सत्ता छीनने में कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में कामयाब हुई है। तो यह भी दर्शाता है कि पूरे देश का मतदाताओं का मूड एक अलग-अलग तरह से कार्य कर रहा है। जहां गुजरात में प्रचंड बहुमत मतदाताओं ने दिया बीजेपी को, वहीं बीजेपी से सत्ता छीनकर हिमाचल प्रदेश में मतदाताओं ने कांग्रेस को सत्ता सौंप दी। इसी के साथ आज कुछ उपचुनावों के परिणाम भी सामने आए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, खतौली और रामपुर में मतगणना का दौर जारी है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैनपुरी और जो खतौलिये हैं, दोनों सीट उसमें गठबंधन आगे चल रहा है और रामपुर में भी मुकाबला कभी गठबंधन, कभी बीजेपी आगे हो जाती है। तो वहाँ भी मुकाबला बड़ा रोचक है, देखना है कि वो किस तरह हो जाता है। हालाँकि बिहार में उपचुनाव में बीजेपी ने सफलता प्राप्त की, वहीं उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में वह अभी पीछे है। ऐसे में विभिन्न जगह के मतदाताओं का एक अलग तरह का रुझान सामने आ रहा है। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ देश का बहुत ही बड़ा पैनल है। वह ये बताएगा कि जो चुनाव परिणाम क्या इशारा कर रहे हैं और किस तरह से बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में बड़ी विजय प्राप्त की है। किस तरह से मतदाताओं को वह अपने साथ जोड़ने में सफल हो रही है और मतदाता अलग-अलग प्रदेशों में किस तरह से अपने मत का इज़हार कर रहा है। उसके पीछे क्या कारण है, किन मुद्दों का प्रभाव मतदाताओं के ऊपर दिखाई देता है। लेकिन चर्चा की शुरुआत से पहले मैं अपने सभी दर्शकों का से आग्रह करता हूँ कि संवाद इंडिया चैनल को वह लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे संवाद इंडिया आपको समय से मिलते रहें। आज की चर्चा की शुरुआत से पहले मैं अपने सभी जो अतिथि हैं उनका परिचय अपने दर्शकों से करा देता हूँ। हमारे साथ इलाहाबाद से सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार हैं देश के और जाने-माने उनका जो विश्लेषक है, उसके लिए वह पहचाने जाते हैं। साथ ही हमारे साथ हिमांशु जी गुजरात राजकोट से जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही गिरीश जोशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वह भी गुजरात से जुड़े सीधे हमसे जुड़े हुए हैं और गुजरात की जो राजनीति है, उस पर पूरी अपनी पूरा जो व्याख्या है उनकी उसके द्वारा बताएँगे किस तरह से गुजरात के मतदाताओं ने जो बीजेपी को पूरा इतना बड़ा मत दिया है, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्या उनकी सोच रही है, क्या दृष्टि रही है। और साथ ही कुछ ही समय में हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से भी कुछ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश में सत्ता का बदलाव हुआ उसके बारे में विस्तार से वह वहाँ की राजनीति को समझाएँगे, बताएँगे। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ हिमांशु जी से ही। और हिमांशु जी क्योंकि आंकड़ों के द्वारा हर चीज़ को पूरी व्याख्या करते हैं, तो आज जो परिणाम सामने आए हैं गुजरात के, वह क्या इशारा करते हैं जिस तरह से बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, जबकि बात कही जा रही थी कि हो सकता है इस बार बीजेपी को कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़े। सत्ता के विपरीत जो वोट होती है, सत्ता के खिलाफ जो रुझान होता है मतदाताओं का, जब मोरबी का हादसा हुआ या जो जहरीली शराब का हादसे हुए, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सब मुद्दों की बात की जा रही थी चुनाव से पहले, लेकिन परिणाम ये बताते हैं ये मुद्दे जनता के लिए कोई मायने नहीं रखते और केवल मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के चेहरे के नाम पर ही गुजरात का मतदाता लगातार मत करता हुआ पिछले कई चुनाव से आ रहा है, वो भी चुनाव में दिखाई देता हमें। हिमांशु जी। मुझे लगता है ये चुनाव जो है वो कुछ नए मापदंड रखेंगे गुजरात की राजनीति में, गुजरात की राजनीति को लेकर और राष्ट्रीय राजनीति में। पहली बात हम ये समझ ले आंकड़ों के ऊपर। 2017 में 3 करोड़ मतदाता आए थे, भारतीय जनता पार्टी को 49% वोट शेयर यानी कि 1 करोड़ 47 लाख वोट्स मिले थे। इस बार का जो वोट शेयर है वो 53.3 के समथिंग लास्ट में मैं देख रहा था, तो करीबन 4% वोट शेयर बढ़ा है, 4.3 मतलब 4.5%। लेकिन सीटों की संख्या अगर आप देखें तो 99 से 157, तो करीबन 58 सीट्स, तो ये बड़ा एक मतलब गेन है सीट्स की दृष्टि से अगर देखने जाए। हालांकि 3 करोड़ में से 1.25 करोड़ कमिटेड कार्यकर्ता, जिस तरीके से गुजरात के प्रदेशाध्यक्ष CR पाटिल कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास 1.25 करोड़ कार्यकर्ता है, तो अगर मैं 1.25 करोड़ कमिटेड कार्यकर्ता के ही खाली मत लेके चलूं तो भी वो बीजेपी 42% वोट शेयर पे बैठी थी। लेकिन उसमें जिस तरीके से 53.3, तो करीबन 11.3% जो नया वोट शेयर ऐड किया या फ्लोटिंग वोट शेयर है वही है। दूसरा जो कयास लगाया जा रहा है वो ये है
कि बीजेपी ने जिस तरीके से अपने पन्ना प्रमुख या व्हाट्सएप प्रमुख की जो स्ट्रैटेजी लगाई थी काम पे, तो कहीं ना कहीं वो मतलब दिख नहीं रही थी उस तरीके से। उस जो कैंपेनिंग हो रहा था वो राष्ट्रीय नेता और स्टार प्रचारकों को लेके ही हो रहा था। लेकिन पन्ना प्रमुख और व्हाट्सएप प्रमुख ने एकदम शांति से अपने जो वोटर्स है, कमिटेड वोटर्स बीजेपी के, उनको मोबिलाइज करने में वो लोग सफल रहे सामने। जबकि एंटी इनकम्बेंसी वाले वोटर शायद मोबिलाइज नहीं हुए, क्योंकि 3 करोड़ का आंकड़ा आउट ऑफ 4 करोड़ 9 लाख 90 लाख, मतलब करीबन 2 करोड़ वोटर्स मोबिलाइज ही नहीं हुए। तो उस हालात में जिस तरीके से बहुमत मिला है वो बिल्कुल एक कमिटेड वोटर बेस बीजेपी का, फ्लोटिंग वोटर बेस बीजेपी का जो है उसी का है, पहली बात। दूसरा, ये चुनाव एक और चीज सिखा जाता है कि मुद्दे मायने नहीं रखते हैं, चाहे मोरबी का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो। जो मायने रखता है वो है फेस वैल्यू ऑफ नरेंद्र मोदी। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने कहा था रोड शोज की और कहा कि आप मेरे चेहरे को देख के वोट कीजिएगा, प्रत्याशी के सामने मत देखिएगा, तो मुझे लगता है वो वोट उस तरीके से पड़े। पिछले 2 दिन अहमदाबाद में 2 दिन रह के जिस तरीके से उन्होंने रोड शो की, तो अपनी पूरी ताकत जोड़ दी। मुझे लग रहा है ये बीजेपी ने भी अपना एक एक्सपेरिमेंट किया है कि ब्रांड मोदी के ऊपर अगर हम खाली 20 दिन ब्लिट्सक्रिग करते हैं, मीडिया ब्लिट्सक्रिग करते हैं, सभा में करते हैं, कारपेट बॉम्बिंग करते हैं, तो नतीजे मिलते हैं या नहीं मिलते। तो नतीजे इस तरीके के मिले, यानी कि रिकॉर्ड्स पिछला आपने तोड़ दिया, हाईएस्ट रिकॉर्ड ये दर्ज हुआ 2022 में। तो ये मुझे लगता है एक नैरेटिव सेट कर रहा है, जो कि बातें व्हाट्सएप पे और सब जगह पे आ रही है कि एक नैरेटिव सेट करना शुरू हो गया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति एक रिकॉर्ड करने की राजनीति, एक रिकॉर्ड कायम करने की राजनीति लोकसभा में उसको लेके चलेगी। और मुझे लगता है कार्यकर्ताओं और सब में उस तरीके का एक जोश फूंकने के लिए ये पूरी की पूरी ताकत आखिरी 20 दिनों में लगाकर ये मैजिकल जो आंकड़ा है 157 का वो लाया गया है। तो इस तरीके से अगर देखने जाए तो जैसे बात आ रही थी पहले की कोरोना के बाद कि संघ का सर्वे था 70 सीट्स मिल रही, तो 70 से डबल हो गया, उससे भी ज्यादा हो गया। तो मुझे लगता है सभी फोर्सेस अभी कंट्रोल में आ जाएगी। संघ है, वीएचपी है, दूसरी जितनी भी भगिनी शाखा है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ी, तो सब वो कंट्रोल हो जाएगी। और जिस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिला, विजय रूपाणी जी ने अपना त्याग पत्र मतलब दे दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, या भूपेंद्र चुड़ासमा जी ने दे दिया, या प्रदीप सिंह जडेजा ने दे दिया, या नितिन भाई पटेल ने दे दिया। यही चीज, यही मॉडल शायद राष्ट्र की राजनीति में लोकसभा में रिपीट होगा, क्योंकि अब आपके पास आंकड़े हैं बोलने के लिए। और अब आप बोलेंगे कि हम युवा चेहरा, नए चेहरे लाएंगे, क्योंकि नए चेहरे लाए गए थे। तो यही चीज रिपीट होगी। और जो बड़े बुजुर्ग नेता हैं जो ऑलरेडी 3, 4, 5, 6 टर्म कर चुके हैं, उनको शायद बोला जाएगा कि आप प्लीज मतलब एक तरीके से आ जाइए नीचे और अपना त्याग पत्र दे दीजिए। तो एक राष्ट्र की राजनीति में पूरा का पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट गुजरात मॉडल को देखा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, 18 करोड़ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास राष्ट्रीय फलक में, 2019 में 44 करोड़ वोट, मतलब 18 करोड़ कार्यकर्ता एक एक और वोट लाए तो 36 करोड़, और बाकी के 8 करोड़ और आपके उज्ज्वला योजना और ये सब योजनाएं थी, गैस की और जल से नल और स्वच्छ भारत अभियान, ये वोट्स आपके आए। तो मुझे लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का नैरेटिव अभी से सेट कर दिया है गुजरात के आंकड़ों को लेके। नरेंद्र मोदी जी आज बीजेपी हेडक्वार्टर से अपना संबोधन करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात क्लियर हो रही है अभी कि अब गुजरात में जिस तरीके से हमने रिकॉर्ड कायम किया है, वैसा रिकॉर्ड हमको लोकसभा में करना है। पर जब ये आप बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं, तो दिसंबर महीने में हम बात कर रहे हैं, 14 महीने अभी बाकी है। आर्थिक तौर से पूरा विश्व एक आर्थिक मंदी के दौर से गुजरने जा रहा है। कल मैं सीएनबीसी पे, मतलब सीएनबीसी ओरिजिनल पे खबर देख रहा था, फॉरेन का जो टेलीकास्ट है उसमें 98% सीईओज, उसका जो पोलिंग हुआ था, 98% CEOs are envisaging a worldwide recession which is likely to last for another 4-5 years। तो अगर ये कयास बैठता है इस तरीके से, तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी चुनौती जो होगी वो आर्थिक मोर्चे पे होगी, और किस तरीके से देश का अर्थतंत्र आगे लाया जाए और वोटर्स को उसके तरफ खींचा जाए, मुझे लगता है। और एक दूसरा मुद्दा जो हो सकता है वो राम मंदिर का हो सकता है। और बाकी जिस तरीके से नारे लगे थे हिमाचल की सभाओं में, पीओ के वापस लाओ, तो ये मुद्दे मुझे लगता है छाए रहेंगे। और कयास मतलब सरकार किस तरीके से आर्थिक मुद्दों पे लड़ना चाहती है, ये मुझे लगता है बजट से हमको पता चल जाएगा, क्योंकि इस साल का बजट और उसके बाद के साल का बजट ऑन अकाउंट होगा। तो मुझे लगता है ये सब चीजें अभी यहाँ से कैसे पैन आउट होती है देखना पड़ेगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई बहुत ही, और जो सारे मुद्दे, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर आपने बड़े विस्तार से बताया कि किस तरह से किस मुद्दे ने क्या कार्य करा और किस तरह से बीजेपी की रणनीति रही है। लेकिन सवाल वही होता है कि इतने कई सारे जो जन समस्याओं को लेकर बातचीत जो होती रही है, लोग जिस तरह से नाराजगी जाहिर करते रहे हैं,
कि महंगाई का विषय है या बेरोजगारी का विषय है या अन्य सारे मुद्दे, वह गुजरात में ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं असर दिखा सकते हैं चुनाव परिणाम पर। और साथ ही आम आदमी पार्टी ने दस्तक दी थी जो, और ऐसा लगता है जो मत प्रतिशत के जो बातें सामने आ रही हैं, किस तरह से जो कांग्रेस के मतों में ही आम आदमी पार्टी की सेंध लगी है, और उसने कांग्रेस को बड़ी भारी नुकसान गुजरात के अंदर दिया है। गुजरात में ऐसे जो परिणाम है, शायद कांग्रेस के रणनीतिकार में सोच रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, इतना अंतर सीटों का आ जाएगा बीजेपी और कांग्रेस के मध्य। और स्थिति ये लग रही है कि जो विपक्ष का नेता का पद है वो भी शायद कांग्रेस के पास नहीं आ रहा है, क्योंकि जितना वोट उनके, जितनी सीट उनके पास आई है। तो इसी प्रश्न को लेकर मैं गिरीश जी के पास आता हूँ। गिरीश जी, जो आपने पहले कई वक्तों में, कई बार चर्चाओं मुझे में, जाने की अनुमति दीजिएगा, मुझे जाना है एक जगह पे ट्रैवल करके, तो मुझे जाने की अनुमति दीजिएगा यहाँ से, ठीक है? ठीक। जिस तरह से गुजरात के जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं, कि उसमें आप क्या देख रहे हैं मतदाताओं का जो रुझान रहा है? ऐसा माना जाता है कि सत्ता जब होती है तो सत्ता के विपक्ष में रुझान होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष में रुझान मतदाताओं को रहा है, विपक्ष के प्रति नाराजगी रही है मतदाताओं की, विपक्ष को उन्होंने किसी भी तरह से अवसर नहीं दिया गुजरात के चुनाव में। आपको क्या लगता है, क्या कारण आप मानते हैं इसके पीछे, क्या स्थितियां? और उससे पहले में हमारे साथ रविंद्र सूद जी हिमाचल से जुड़ गए हैं, पालमपुर से, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ संवाद इंडिया के मंच पर, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और रविंद्र सूद जी हिमाचल में जो ट्रिब्यून पेपर है उससे अनेक वर्षों से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर ट्रिब्यून के लिए काम करते रहे हैं। तो मैं रविंद्र सूद जी का संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद कौशिक जी। गिरीश जी, यह है कि अब तो शायद विपक्ष का नेता भी नहीं रहा गुजरात विधानसभा में, तो अब तो मनमर्जी चलेगी। अभी न्यूज में फ्लैश शुरू हो गया कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता ही नहीं होगा गुजरात में, तो जो चाहिए था वैसा हो गया। अब यहाँ पे जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए उसके पीछे दो बड़े फैक्टर काम कर गए जो काफी लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे मैं आपको बता रहा था कि काफी सालों पहले अमेरिका में एलिस ब्रिज गेरी करके एक बंदा था जिसने एक बहुत ही अवैध सिस्टम बनाया था इलेक्शन वॉर का। उसमें यह था कि आप अपने कन्वीनियंट से अपना जो पूरा सीमांकन है वो ऐसे कन्वर्ट करें कि आपके जो लूज वोट है वो अलग हो जाए और आपके स्ट्रांग वोट है वो उस बैनर में आ जाए। तो ये तमिलनाडु में भी एक्सपेरिमेंट किया गया था, केरला में भी किया गया था, अब लास्ट कर्नाटक में भी हुआ। तो ये होने के बाद आप देखिए कि नेशनल पार्टियों की एंट्री साउथ में बंद हो गई। अब यही एक्सपेरिमेंट इन्होंने भी किया। जो मुस्लिम बाउल एरिया था, खाड़िया, जमालपुर वगैरह, उसको इन्होंने स्ट्रॉन्ग हिंदू वोट्स के साथ मर्ज कर दिया। तो ये हुआ कि मुस्लिम वोट्स की मोनोपोली खत्म हो गई और वो डाइल्यूट हो गए। यहाँ पे एक रबारियों का जो था पूरा इलाका, वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, उनको भी इन्होंने कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट करके डाल के उसको भी डाइल्यूट कर दिया, ताकि फिर वो मिक्स पब्लिक आ गई और यहाँ से भी ये जीत गए। ये दो फैक्टर थे जो काम कर गए। और सबसे बड़ा काम कर गया कि 17 में जो हार्दिक पटेल के साथ पटेल नाराज होकर चले गए थे और जिसने भाजपा के खिलाफ वोट किया था, वो बाद में किसी भी तरह से मना के सेटलमेंट हो गया और वो 40 की 40 सीटें ट्रांसफर हो गई, जिसका आप आउटकम देख रहे हो। तो ये पूरा जो सोशल इंजीनियरिंग है, इसमें जो मास्टरी है, इसमें कांग्रेस शायद उतना ज्यादा नहीं कर पाई। वो अपने ही इलाकों में कॉन्सेंट्रेट कर रही थी और वहां पर जो नुकसान कर दिया वो आपने कर दिया। अभी आप वोट परसेंटेज देखें तो काफी सीटों पे ये आराम से जीत सकते थे, लेकिन एग्जैक्टली उतने ही वोट आप खा गया है। अब आपको शायद लगता होगा कि उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, लेकिन हमको ऐसे लग रहा है कि आप अब बिल्कुल बी टीम की तरह एस्टैब्लिश हो गया है और ये शायद आगे के इलेक्शंस में इसका इफेक्ट आएगा। जी। गिरिज जी, जैसे आपने बात बताई कि आम आदमी पार्टी का एक परसेप्शन ये अब सामने कहीं ना कहीं बातचीत में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो वहाँ पे कार्य रहा है तो उसने बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचाया है, कांग्रेस के जो मत हैं उसमें बड़ी सेंध लगाई है। तो ये आम आदमी पार्टी की जो भविष्य की संभावना है गुजरात में, उसको क्या कुछ प्रभावित कर सकती है? क्या मानते हैं आप? नहीं, भविष्य की संभावना नहीं है। अभी तो लोग पंजाब में देख रहे हैं। आपने जो यहाँ पर बताया था वो पंजाब में आपने करा कि नहीं करा? और उसके बाद अब जो थोड़े सिटिंग ऑन द फेंस जो थे कि आप किसकी पार्टी है, आप वाकायदा काम करेगी कि नहीं करेगी, तो इन लोगों को ये अब श्योर हो गया कि ये भाजपा की बी टीम है, उससे काफी वोट कटेंगे अब फ्यूचर में इनके। वही बता रहा था कि आपने जो भी निगोशिएट किया हो, 48 से 52 सीट्स ऐसी हैं जिसमें लिटरली अगर आप नहीं होता तो भाजपा का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाता। तो ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि आप उसकी बी टीम है। उनको तो इतना सीट नहीं मिलना था कि वो गवर्नमेंट बना लेते गुजरात में।
तो बाकायदा जो उनको काम था कांग्रेस का वोट काटना, वो उन्होंने काट दिया और अब वो अपने कैंप में वापस चले जाएंगे। इतना ही नुकसान आपका होगा कि अब एस्टैब्लिश हो गया कि ये जहां भी जाएगा वहां पर, यूपी में भी उसने वही किया कि भाई ये सिर्फ कांग्रेस की सीट काट के भाजपा को एडवांटेज दिलवाने जा रहे हैं। बड़ी बात बताई आपने। और इसी अब मैं आता हूँ हिमाचल पे, और उसके बाद आता हूँ सुनील जी के पास। सुनील जी, पहले मैं रविंद्र सूद जी के पास आता हूँ। हिमाचल की प्रदेश की चुनाव की आज परिणाम आ गए हैं, और हिमाचल में जैसे एक रिवाज रहा है, परंपरा रही है कि हर 5 साल बाद वहां के मतदाता सत्ता बदल देते हैं। इस बार भी वह परिवर्तन मतदाताओं ने किया और परंपरा को लगातार निभाया। और जिससे भाजपा वहां पर दावा कर रही थी कि इस बार परंपरा नहीं बदलेगी, रिवाज बदलेगा। और कांग्रेस, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव प्रचार जो हिमाचल में कांग्रेस ने किया, उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से मैंडेट हिमाचल के मतदाताओं ने कांग्रेस के पक्ष में दे दिया है। तो यह जो चुनावी परिणाम सामने आए हैं रविंद्र सूद जी, वो है क्या दर्शा रहे हैं, वह क्या बता रहे हैं कि वहां की जो सरकार रही है भाजपा की, और जो कांग्रेस ने वहां पे वादे किए थे, ओपीएस का वादा या अन्य वादे, वह आपको ज्यादा प्रभावित करने में सफल रहे हैं? आप क्या मानते हैं रविंद्र सूद जी? देखिए, ऐसा है, 1985 में हिमाचल में एक इतिहास रहा है कि यहाँ पे कोई भी सरकार दोबारा रिपीट नहीं कर सकी है। चाहे प्रेम कुमार धूमल हो, शांता कुमार जी हो, या अपना वीरभद्र सिंह जी हो। जयराम जी ने एक नया बदल दूंगा, लेकिन पहाड़ में जो लोग रहते हैं बड़े बड़े कैरेक्टर वाले लोग हैं। यहाँ कोई वोटर शराब से नहीं खरीदा जा सकता, पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है। तो इसलिए लोगों ने जो मन बनाया था, लोगों ने उसका उत्तर दे दिया। बाकी जहां तक वायदों की बात है, झूठे वायदों से हिमाचल में कोई लोग प्रभावित नहीं होता है। अच्छा, तो इसलिए ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड थे। पहले से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी इस बार। हालांकि मोदी जी ने बड़ा टाइम लगाया, कई दौरे हिमाचल के किए, और उन्होंने कई वायदे किए, लेकिन लोग बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। और आज उन्होंने हिमाचल में सत्ता को बेदखल करके रख दिया। जी जी जी। तो मैं सुनील जी के पास आता हूँ। सुनील जी से आपने सुना, रविंद्र सूद जी ने बताया कि हिमाचल के बारे में, और साथ में गिरीश जी और हिमांशु जी ने बताया था गुजरात के मतदाताओं के जो उनका मन रहा है, किस तरह से मतदान वहां पर गुजरात में हुआ है, और किस तरह से मतदाता क्या सोचते हैं, किस तरह से मतदान कर रहे हैं। जो जन समस्याओं से जुड़े मुद्दे हैं वह आज हो सकता है मतदाताओं की प्राथमिकता में दिखाई देते हैं गुजरात जैसे हमने राज्य में, या और पूरे अगर परिदृश्य के हिसाब से देखें, जो चुनाव परिणाम हिमाचल के भी आए हैं, वहां मतदाताओं का एक अलग रुख रहा है। गुजरात में अलग तरह का रुख रहा है, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो उपचुनाव हुए थे उसमें एक अलग रुख हमें सामने आया है। तो यह सब क्या दृष्टिकोण है, और पूरे अगर परिदृश्य के हिसाब से, अलग अलग राज्यों के हिसाब से मतदाताओं का मूड अलग अलग है क्या? सुनील, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या हो रहा? धन्यवाद प्रशांत जी। जो आज के विभिन्न चुनावों की मतगणना की जो तस्वीर उभर करके सामने आई है, उससे एक बात ये साफ है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है गुजरात में, और जो आकर्षण है वह बना हुआ है, साबित हो गया। और गुजरात के लोगों का उनके प्रति बहुत ही सम्मान है, और एक नेता के रूप में उनकी छवि एकदम बरकरार है। उनकी अपील का जबरदस्त मतलब रहा, और उससे लोग प्रभावित होकर के लोगों ने मतदान भी किया। दूसरी चीज कि अगर लोग परिवर्तन चाहते हैं, अगर उनके मन में कोई परिवर्तन की बात है, तो वो निकल करके वोट करते हैं, और उस वोट में कोई कटौती नहीं करते। हिमाचल प्रदेश का चुनाव इस बात का प्रमाण है। तीसरी बात तो यह है कि अगर आप सत्ता से सत्तारूढ़ दल को हटाना चाहते हैं, तो विपक्ष को एकजुट होकर के, जो भी विपक्ष में वैकल्पिक शासन व्यवस्था देने की बात कर रहा है, उसको एकजुट होकर के और एक लोगों को विश्वास दिलाने की जरूरत पड़ेगी कि वह परिवर्तन लाने में सक्षम है, और वह एक वैकल्पिक शासन व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का वो कोई संघर्ष नहीं दिखाई पड़ा, जो एक विपक्ष के नेता में एक विपक्षी दल के रूप में जो उससे उम्मीद की जा रही थी। लोगों के मन में बदलाव की बात तो थी, लोग से बात करने पर कि लोग बदलाव की बात चाहते थे वो, लेकिन बदलाव किसके कीमत पर हो, किसके बूते हो,
कि इस पे दम रखा जाए, यह बात साबित नहीं हो पाई। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस अपने आप साबित नहीं कर पाई। हालांकि ये बात सही है कि जो आंतरिक संघर्ष थे कांग्रेस के वो दिखाई नहीं पड़े, लेकिन एक मजबूत नेता और एक मजबूत संगठन, उसका अभाव मुझे दिखा और लोगों को भी दिखा, जिससे वह यकीन नहीं कर पाए। दूसरी बात कि आम आदमी पार्टी के आने से, गिरीश जी से कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के आने से जो एंटी इनकम्बेंसी वोट था उसमें बंटवारा हुआ, और वह इस इतनी बड़ी संख्या में बंटवारा हो गया, इतने विधानसभा क्षेत्रों में बंटवारा हो गया कि उसका पूरा का पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। यानी कि जिस उद्देश्य से आम आदमी पार्टी को गुजरात ले जाया गया था, उस उद्देश्य को भारतीय जनता पार्टी पाने में सफल रही। हालांकि मतलब मेरी जानकारी यह थी कि जितने प्रतिशत मतदान आम आदमी पार्टी के पक्ष में हुआ है और जितना कांग्रेस के पक्ष में मिला है, अगर दोनों को मिला भी दिया जाए तब भी वो भारतीय जनता पार्टी से कम है। मैं यह मान के चल रहा था, लेकिन गिरीश जी का यह कहना है कि नहीं, कई इलाकों में जो हार जीत का फैसला है वह बहुत कम है और आम आदमी पार्टी को जितना वोट मिला है, अगर वोट कांग्रेस के पक्ष में चाहता ज्यादा तो संभवतः परिणाम कुछ और आते। मैं चूंकि आंकड़े देख नहीं पाया हूं तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन गिरीश जी स्थानीय स्तर पर हैं तो उनको होगा, वही पता होगा। तो निश्चित रूप से ये अगर जो मतों का बिखराव है वो बहुत कारगर साबित हुआ, और जो लोगों के मन में एक परिवर्तन की बात थी, वह परिवर्तन की चाह पूरी नहीं हो पाई। और भारतीय जनता पार्टी अपने मजबूत प्रचार अभियान और अपने मजबूत संसाधनों और वोटों में बंटवारे के एक मजबूत रणनीति के आधार पर ये चुनाव जीतने में सफल रही। लेकिन प्रधानमंत्री जी की अपील है गुजरात में, यह तो स्वीकार करना पड़ेगा, इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि राज्य के सभी क्षेत्रों में, गुजरात का उत्तरी क्षेत्र हो, गुजरात का दक्षिणी क्षेत्र हो, मध्य हो, राजकोट का इलाका हो, कच्छ का इलाका हो, हर जगह से भारतीय जनता पार्टी जीती है। और जो परंपरागत क्षेत्र हैं कांग्रेस के, उन क्षेत्रों में कांग्रेस को नुकसान हुआ, यह बड़ी चीज है। और प्रधानमंत्री जी के सक्रिय, मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से उन्होंने हेक्टिक और कम्प्रिहेंसिव प्रचार अभियान चलाया, उसका रिजल्ट मिला, और लोग कांग्रेस ये साबित नहीं कर पाई, लोगों को विश्वास नहीं दिला पाई कि वो परिवर्तन ला सकती है। उसके ठीक विपरीत मुझे लगता है कि जो हिमाचल में हुआ, उस हिमाचल में परिवर्तन की जो लक्ष्य लोगों ने हासिल किया, उसके लिए वहां के लोग जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये काम किया है, उन्होंने माहौल बदला है, और उस माहौल को न केवल बदला, लोगों को लग करके वोट दिया। सोचिए 2012, 2017, 2022 तीनों चुनावों में हिमाचल में मतों का प्रतिशत गिरा नहीं, 75% और उससे अधिक ही मतदान हुआ। और इससे अधिक, इस तरह मतदान होने का दो ही मतलब होते हैं, या तो लोग परिवर्तन चाहते हैं और या जो सरकार है उसको बनाए रखना चाहते हैं। तो चूंकि हिमाचल में परिवर्तन की लहर चलने लगी थी, 2019 के बाद से कोई भी उपचुनाव या कोई भी चुनाव ऐसा नहीं हुआ हिमाचल में जिससे भारतीय जनता पार्टी हारी न हो। लोकसभा का एक चुनाव हुआ, विधानसभा के 3 उपचुनाव हुए और 4 नगर निगमों के चुनाव हुए। इन सभी जगहों में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, और लोगों ने यह दिखा दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के शासन से, यानी गवर्नेंस से संतुष्ट नहीं है। और मुद्दे के आधार पर हुई इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी करिश्मा काम नहीं आया। और भारतीय जनता पार्टी का एक और कारण मैं जो समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है वह हिमाचल में कारगर नहीं होती, क्योंकि यहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या केवल 2% है, इसलिए वो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात जो एक नारा चलता है बीजेपी का, वह हिमाचल में कारगर नहीं होता। और हिमाचल चूंकि एक भी है कि दूसरा सबसे पढ़ा लिखा राज्य है, तो वहां के लोग ही बहुत जिम्मेदार हैं और एक गवर्नेंस, एक जिम्मेदार सरकार चाहते हैं, और सरकार के स्तर पर अगर कोई गड़बड़ी हुई तो सबक सिखाने के लिए भी तैयार रहते हैं। एक बहुत जिस बात के लिए गुजरात जाना जाता है अपनी राजनीतिक सोच और समझ के लिए, गुजरात हिमाचल के लोग जो जिस बात के लिए जाने जाते हैं, हिमाचल के लोगों ने एक बार इस बात को फिर साबित किया है। मतलब सत्तारूढ़ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का राज्य चुनाव हार जाए, प्रधानमंत्री जी का सघन प्रचार अभियान चला, उसका कोई असर न पड़े, प्रधानमंत्री जी का हिमाचल से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की गई कि उन्होंने एक प्रचारक के रूप में हिमाचल में एक लंबा समय बिताया है और उनका अपना व्यक्तिगत संबंध हिमाचल से बहुत अच्छा है, यह नारा भी लोग स्वीकार नहीं कर पाए। गोया कि सरकार गवर्नेंस के लिए है, और अगर गवर्नेंस में फेल होती है तो हिमाचल के लोग उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वो बदलाव लाएंगे ही लाएंगे।
और अगर विपक्ष एकजुट है तो उसको उसका परिणाम मिलेगा, यह जनता ने बताया। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जितने उपचुनाव हुए हैं 3, एकजुट होकर के विपक्ष चुनाव लड़ा मैनपुरी का, जबरदस्त जीत हासिल किया, और मैनपुरी के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विपक्ष समाजवादी पार्टी उम्मीदवार को जन समर्थन हासिल हुआ, भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। खतौली सीट जो लगातार 2 विधानसभा चुनाव में जीत रही थी भारतीय जनता पार्टी, वहां उसको हार का सामना करना पड़ा। रामपुर की सीट तो चूंकि रामपुर में वोट ही नहीं पड़ने दिया लोगों ने, व्यवस्था ने, और लोग वोट डालने के लिए नहीं निकले, तो मतदान के दिन ये साबित हो गया था कि यह रामपुर का जो उपचुनाव है वह समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं जा पाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जीत जाने के बावजूद वहां से कोई राजनीतिक संदेश निकलता हुआ नहीं दिखता। आम आदमी समझता है, आम लोगों को ये लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को छीना है, जीता नहीं है। आप छत्तीसगढ़ का उपचुनाव देखिए, कांग्रेस जीती है। आप राजस्थान का उपचुनाव देखिए, कांग्रेस जीती है। आप उड़ीसा का उपचुनाव देखिए, वहां पे बिजू जनता दल वहां चुनाव जीता है। यानी कि अगर आप बीजेपी का डट कर मुकाबला करते हैं तो लोग भी आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। केवल एक बिहार का उपचुनाव है जहां पे महागठबंधन से भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट छीनने में सफल हो गई। वो सीट पिछले चुनाव में बीजेपी से जेडीयू ने छीन लिया था, और इस उपचुनाव में फिर बीजेपी वहां जीत गई, कुछ मैंने 3-4 हजार वोटों के मतों के अंदर से। हालांकि जो गठबंधन के नेता हैं संभवतः हम बहुत प्रचार नहीं कर पाए, क्योंकि लालू जी की उधर तबीयत खराब थी, इसलिए आरजेडी के लोग निकले नहीं, और बहुत प्रचार अभियान महागठबंधन नहीं चला पाया लोग उस इलाके में। बावजूद इसके ये बीजेपी की उपलब्धि है कि जो कहा जा रहा था कि बिहार से नीतीश कुमार जी के गठबंधन से अलग हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी बिहार में बहुत कमजोर हो जाएगी, लेकिन वो ऐसा होता हुआ कम से कम अभी 2 उपचुनाव में वो दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन बाकी एक बड़े पैमाने पर संदेश गया है कि अगर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती के साथ एकताबद्ध होकर के चुनाव लड़ेगा तो निश्चित रूप से उसको जन समर्थन भी हासिल होगा। अलग अलग अगर आप चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जैसी संगठित संसाधन संपन्न पार्टी के साथ किसी एक दल के लिए किसी भी एक इलाके में लड़ना मुश्किल होगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर विपक्ष अलग अलग लड़ता है तो उसकी जो ताकत है कमजोर तो होती है, और साथ में बीजेपी जैसी संगठित पार्टी जिसके बाद इतना बड़ा कैडर है, जिसके बाद इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है और संसाधन है, उनसे मुकाबला करना किसी भी विपक्षी पार्टी के लिए आसान नहीं है। तो मैं गिरिजी के पास पुणे आता हूँ, गिरिजी से यही सवाल है कि जो गुजरात में परिणाम सामने आए हैं, यह जो नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है राष्ट्रीय फलक पर, उसको कितना मजबूती देने में और सफल होगी, और भविष्य में कुछ चुनौती बीजेपी मिल सकती है क्या? उस गुजरात के परिणाम उन सब चुनौतियों को बिल्कुल मंद कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे उन चुनौतियों को जो माना जा रहा था? कि आप क्या समझते हैं इस बारे में गिरी जी? नहीं, अब जब बार बार आप चुन के आते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, आपको गुड्स डिलीवर भी करने पड़ेंगे। अब यहाँ कंफ्यूजन यही है कि लास्ट 3 साल में सारी परेशानियां आ गई, कोरोना भी आ गया, कितनी तो बेरोजगारों की यहाँ पे आंदोलन होते रहे, उसके बावजूद भी ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं आया कि रातों रात वो पब्लिक उससे ज्यादा खुश होके उन्होंने वोट दे दिया। अब ये समझना पड़ेगा कि जो माइक्रो अरेंजमेंट्स इन्होंने जैसे मैंने बताया कि इन्होंने किया था हिंदू वोट्स को कॉन्सेंट्रेट करने का, वो सारे जब बूथ वाइज आंकड़े आएंगे तब समझ में आएगा कि कौन से एरिया में क्या क्या चीज से आदमी इनकलकेट हुआ। जैसे गुजरात में आदिवासियों के वोट थे, वो बिल्कुल आप मान ही लो कि कांग्रेस के ही वोट थे, वहां पे अच्छे अच्छे दिग्गज हार गए हैं जिनका कोई आप मान ही नहीं सकते हो कि हारेंगे। अब वहां पर ऐसा कोई कैंपेनिंग भी नहीं हुआ, या जो कैंडिडेट था वो इतना पावरफुल भी नहीं था, लेकिन वो जीत गया। कच्छ की ये परंपरा की सीट रही, जैसे मैं आपको अबड़ासा का बताऊं कि वहां पे वो कांग्रेस का बंदा ही जीतता था, उसके बावजूद एक इंडिपेंडेंट खड़ा करने के बाद हिंदू के वोट काटने की कोशिश हो रही थी, उसके बाद भी भाजपा का कैंडिडेट जीत जाता है। हालांकि वहां पे जो अपक्ष खड़ा था वो लोकली बहुत पावरफुल था। तो गणित समझ में नहीं आ रहा है जब तक कि सारे आंकड़े सामने नहीं आएंगे। जो रिजल्ट आए हैं वो तो बिल्कुल जो ग्राउंड पे वर्किंग करते थे उनके लिए तो बहुत ही बड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन अब आत्ममंथन करके देखना पड़ेगा, और ये कहां पर ये सोशल इंजीनियरिंग इनकी सक्सेसफुल हुई है उस पर एक बाकायदा स्टडी होगा, ये तो सीधी सी बात है।
बिल्कुल ठीक कहा आपने, सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर स्टडी करना पड़ेगा कि किस तरह से बीजेपी ने सफलता प्राप्त की उसमें। अब मैं हिमाचल के लिए आता हूँ, हिमाचल प्रदेश की जो जानकारियों के लिए, उनकी क्या सूचनाएं उनके पास, रविंद्र सूद जी के पास। और जैसे कि सुनील जी ने कहा था कि जो जेपी नड्डा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका गृह राज्य में बीजेपी की हार, इसे राजनीतिक रूप से क्या संदेश है इसके पीछे? और जिस तरह से कांग्रेस ने पुनः सत्ता प्राप्त की है और कहा जाता है कांग्रेस गुटों में बटी हुई पार्टी है, उसके बावजूद सबने मिलकर चुनाव लड़ा, ऐसा लगता है चुनाव परिणाम तो यह बताते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस के लिए अंदर से चुनौतियां, अभी कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनौतियां कि किसको मुख्यमंत्री के तौर पर सबकी एक राय बनाने में पार्टी सफल है? क्या चुनौती कांग्रेस के सामने आप मान रहे हैं? और जेपी नड्डा के गृह राज्य में जो बीजेपी की हार हुई है, उसके पीछे क्या संदेश है? रविंद्र सूद जी। देखिए प्रशांत जी, लगभग 20 दिन नड्डा जी हिमाचल में रहे और उन्होंने पूरा पूरा चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथ में रखी हुई थी और कोई कोई कंस्टिट्यूंसी उन्होंने नहीं छोड़ी जहां वो ना गए हैं। लेकिन अल्टीमेटली बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। सबसे सबसे बड़ा कारण था मिस गवर्नेंस। 5 साल जो बीजेपी गवर्नमेंट के गए, उसमें प्रशासन के ऊपर सरकार की कोई पकड़ नहीं थी, सड़कों की हालत खराब थी, एडमिनिस्ट्रेशन में रैम्पट करप्शन थी, इलीगल माइनिंग, इलीगल शराब माफिया, ये बिल्कुल हावी रहे। और 4 उपचुनाव हारने के बावजूद भी बीजेपी की नींद जो वो खुल नहीं सकी और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई रिट्रोस्पेक्ट नहीं किया। उसका कारण यह है कि आज बीजेपी को हिमाचल में हार का मुंह देखना पड़ा। जहां तक नड्डा जी का सवाल है, उनके लिए खतरे की घंटी है। वो अपने अपने राज्य में बुरी तरह चुनाव हार गए हैं और आने वाला जो टाइम है उसमें भारतीय जनता पार्टी में जो फेरबदल होगा, हो सकता है उसके छींटे नड्डा जी के ऊपर भी पड़े। इसके अलावा जयराम ठाकुर 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने कभी कोई डिस्ट्रिक्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, कभी कोई उन्होंने वर्कर्स मीटिंग नहीं करी। अच्छा, उसके अलावा कांगड़ा में जहां उनको सबसे ज्यादा हार का मुंह देखना पड़ा है, 15 में से वो 4 सीटें कांगड़ा में जीत सके हैं। एक यहाँ पे ट्रेडिशन है, जो कांगड़ा जीतता है वही शिमला में सरकार बनाता है। पिछली बार बीजेपी ने 11 सीटें जीती थी तो शिमला में गवर्नमेंट बनाई। इस बार कांग्रेस ने 10 सीटें कांगड़ा से जीती है तो कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। कांगड़ा में एक वीरभद्र सिंह ने एक प्रथा शुरू करी थी और सर्दियों में 2 महीने के लिए सरकार धर्मशाला लाते थे। उन्होंने धर्मशाला को सेकंड कैपिटल भी अनाउंस किया था, लेकिन जयराम ने आते ही उस प्रथा को बंद कर दिया। ये 2 दिन के लिए भी विंटर सोजरेन में धर्मशाला नहीं आए और उसका लोगों में इतना बुरा मैसेज गया कि उन्होंने जयराम को माफ नहीं किया। इसके अलावा जो कुछ ब्यूरोक्रेट सरकार में थे, उन करप्शन के बड़े चार्जेस लगे। पीएमओ को इंटरवीन करना पड़ा। पीएमओ की इंटरवेंशन के बाद उनको जयराम ने 2 महीने बाद हटाया। हिमाचल के जो लोकल पेपर हैं उनमें सरकार की बहुत फजीयत हुई, लेकिन उसके बावजूद जयराम ने उन लोगों के अगेंस्ट, उन लोगों के साथ बड़ा लिबरल रवैया जो अडॉप्ट किया, वो सरकार के लिए भारी पड़ा। हमारे साथ अधीर रोहल जी भी जुड़ गए हिमाचल से, शिमला से सीधे जुड़े हुए हमारे साथ। उनका भी मैं संवाद इंडिया मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और अधीर जी, नमस्कार प्रशांत जी, नमस्कार गिरी जी। नमस्कार जी, नमस्कार। शेड्यूल टाइट रहा सबका आज, है ना? हाँ, थोड़ा टाइट है सुबह से। जी जी जी। तो आपसे पहले ना रविंद्र सूद जी हमारे लिए, रविंद्र सूद जी हिमाचल से जुड़े हुए हैं, वही बता रहे थे कि हिमाचल में किस तरह की राजनीति दिखाई दे रही है, किस तरह से चुनाव परिणाम क्या इशारा करते हैं। तो अधीर जी, मैं आपके पास ही आता हूँ। और जैसा कि आपका पूर्वानुमान था हिमाचल चुनाव के बारे में, जो आपका आकलन था, अनुमान था, वह लगभग काफी उसके करीब पहुंच गया। आपने कहा था 39 से 44-45 सीट के आसपास कांग्रेस पहुंच सकती है, और उसी कैटेगरी में कांग्रेस इसमें कहीं उसे दिखाई देती है, उस श्रेणी के अंदर। तो आपका जो अनुमान था वो सत्य साबित हुआ आपके लिए, उसको मैं बधाई देता हूँ। आपका अनुमान एकदम सटीक निकला है, पहले तो आपको बधाई उसके लिए कि आपका एक जमीन स्तर पर जो आपने आकलन किया था वो सत्य करीब था बिल्कुल। और लेकिन जो साथ में जेपी नड्डा गृह राज्य होने के बावजूद बीजेपी को वहां हार मिली है,
वह जेपी नड्डा की राजनीति को क्या प्रभावित कर सकती है, और भाजपा के अंदर जेपी नड्डा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है, बड़ा पद है, उसमें कुछ असर पड़ सकता है उसका। और कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी की बात कही जाती थी, विभिन्न तरह के गुट हैं, 3-4 गुटों की बात की जाती है प्रमुख रूप से, उसमें क्या अब एकजुटता हम देख सकते हैं? प्रसाद भाई, जो अब चुनाव के बाद इन सब बातों पे मंथन होगा ही। भारतीय जनता पार्टी इन चीजों पर बड़ी गहनता से मंथन करती ही है। लेकिन जैसा इस चुनाव में दिख रहा था कि पूरे प्रदेश में एक तो जो लोकल इश्यूज थे उस पे भारतीय जनता पार्टी की पकड़ नहीं थी और लोगों से कनेक्ट नहीं था। दूसरा, अंदर खाते जो अब हम मतलब पिछले 1.5 महीने से देख ही रहे थे, अक्टूबर में जब टिकट्स बटे हैं हिमाचल में, कि सबसे ज्यादा रेबल्स भारतीय जनता पार्टी के सामने आए, तो पार्टी के अंदर असंतोष तो था ही। और जो 2 या 3 गुट इस समय हिमाचल में हैं, धूमल साहब का एक अलग ग्रुप है, जेपी नड्डा का है, और इस तरह से अलग अलग पोलराइजेशन थी, टिकट्स ही नहीं मिले कुछ हर ग्रुप को। और जैसे बिलासपुर की बात है तो बहुत छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट है हमारा, तो वहां पर भी जो अपने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनकी जो अपनी सीट थी बिलासपुर, ट्रेडिशनली जहां से लड़ते थे, वहां बगावती, हालांकि वो सीट जीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बिलासपुर में 2 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। तो वो चीजें सारी है, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगी ही। और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और आरएसएस जब हिमाचल को अगर बात करेंगे तो उस पर मंथन होगा ही होगा। और जो बाकी चीजें हैं कि अब अगर कहीं भी जो अनुराग ठाकुर के पिताजी प्रेम कुमार धूमल ने चुनाव नहीं लड़ा, या जो भी परिस्थितियां थी या राजनीतिक हालात थे, और उसके बाद भी उनकी जो चुनावों के समय सक्रियता थी वो कुछ एरिया तक सीमित रह गई, और हालांकि प्रेम कुमार धूमल के जो फॉलोइंग है वो पूरे प्रदेश में थी, तो क्या कहीं वो जुड़ाव भी खत्म रहा, या वो जो प्रेम कुमार धूमल के फॉलोअर्स थे वो कहीं अपने आप को कटा हुआ महसूस कर रहे थे। तो वो सारी चीजें हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री हारे हैं, मतलब 6 से 7 मंत्री हार जाए, तो वो एक चिंता की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के लिए सीटें मिली हैं, अब जो मेरा अनुमान था 39 से 43 वहां तक पहुंची है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं कई सीटों पर कांग्रेस को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और उनकी ऐसी सीटों पर कांग्रेस की हार हुई है कि जहां पर हम सोच नहीं सकते थे और ना कांग्रेस ने सोचा होगा। खास तौर पे अगर कांग्रेस का कहीं बचाव हो गया और जो यहाँ इस नंबर तक कांग्रेस पहुंच पाई, वो कांगड़ा, शिमला, सोलन और ऊना, इन 4 जिलों से कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली हैं। तो और जो मंडी जिला है वहां पर तो कांग्रेस का एक तरह से सफाया, पिछली बार भी सफाया था, 9 सीटें भाजपा की थी, इस बार भी 9 सीटें भाजपा की आ गई है, 1 सीट मंडी जिले से मिल पाई है उन्हें। जी। बताइए, मंडी जिला आज भी चुनौती राजनीतिक रूप से पार्टी को दे रहा है, उसके बावजूद सरकार बनाने में वो सफल नहीं है। तो हो सकता है इसके पीछे जो भी पार्टी की रणनीति है वो सफल नहीं है, ऐसा लगता है। और मैं गिरिजी के पास पुणे आता हूँ। गिरिजी, जैसे कि गुजरात की हम बात करें, जिस तरह मैंडेट मिला है मतदाताओं को, जो मैंडेट है वो तो एक मतलब प्रचंड बहुमत है बीजेपी के लिए, कोई चुनौती सामने नहीं है राजनीतिक रूप से गुजरात के अंदर भाजपा के सामने। लेकिन साथ ही में चुनौती भी बढ़ जाती है कि जब इतना बड़ा मैंडेट मिलता है और इतने साल के बाद सत्ता में रहने के बावजूद भी उससे कहीं ज्यादा ऐतिहासिक बहुमत उन्हें मिला है, और जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी हमेशा अपने कार्यकाल में भी प्रयास करते हैं कि इतना बड़ा मैंडेट हमें मिल जाए। लेकिन भूपेंद्र पटेल, जो कि कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के रूप में वह उतने सफल नहीं है, उसके बावजूद उनके कार्यकाल में इतना बड़ा मैंडेट मिल गया है। यह क्या दर्शाता है, क्या इशारा करता है? नहीं, जैसे हमने अब बताया कि माधव सिंह सोलंकी के बाद पटेल एक बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर गुजरात में हमेशा रहा है। महसाणा इलाका जो इनका, वो तय करता था कि चीफ मिनिस्टर गुजरात का कौन होगा। अब जब उनका बंदा बैठा है और यहाँ पे कम्युनल बेस तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसी की वजह से ये इलेक्शन जीतना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन अल्टीमेटली जो आप कैलकुलेशन देखिए वो पूरा अपनी कम्युनिटी पे आके खड़ा हो गया। अब जैसे लेवा कड़वा पटेल जो है, उनकी नाराजगी थी कि हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, तो इन्होंने कड़वा से उठा के एक सीएम बना के दे दिया। अब लेवा जो थे उनको मनवाना था, फिर जो रिलीजियस चैप्टर था नरेश पटेल का, उसको उन्होंने सेपरेट कर दिया कि भाई तुम अपना मंदिर का कामकाज देखो, पॉलिटिक्स से दूर रहो। तो वहां पे पटेल वोट बट गए। अब उनको जो थोड़ा बहुत समझाना था वो जैसे उन्होंने समझा लिया, तो ये बिल्कुल जो हार्दिक पटेल वाले वोट माइनस हुए थे वो प्लस हो गए, और ये आराम से इसका ये सोशल इंजीनियरिंग मेंटेन हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये साबित कब होगा? जब गवर्नमेंट मिनिस्ट्री बनेगी, तब पटेलों का रिप्रेजेंटेशन इसमें कितना आ रहा है,
कमेटी में कितने को अपॉइंट किया जाता है, कितनों को ओहदे दिए जा रहे हैं, उसी से पता चलेगा कि इनका कॉम्प्रोमाइज किस हद तक हुआ है। तो अब ये देखना रहेगा। और अब तो जैसे आपका टेन्योर बढ़ता जा रहा है, सबसे ज्यादा टेन्योर हुआ है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। और अब ये होगा कि अभी काम करना पड़ेगा 1.5 साल में, क्योंकि लोकसभा आ रही है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बड़ी है। अब ये कैसे एक्शन में आते हैं, कुछ तो इन्होंने लाइट बिल पे भी बात करी है, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात करी है। अब ये होगा कि दे विल हैव टू डिलीवर वेरी फास्ट, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम है और अब गुजरात की पब्लिक उसको देखेगी। अच्छा गिरीश जी, आपसे एक सवाल हो रहा है। आपने पिछले डिबेट में एक इशारा बताया था कि आरएसएस और बीजेपी के मध्य कुछ दूरियां बढ़ी है गुजरात के अंदर, और वह जो इनकी आपस में नाराजगी है एक दूसरे के प्रति, वह चुनाव में बीजेपी को नुकसान कर सकती है। लेकिन परिणाम बता रहे हैं कि ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं, बल्कि बीजेपी को ज्यादा सफलता मिली है। गिरीश जी। नहीं, इसमें ऐसा था कि आरएसएस से जो नाराजगी थी वो उन्होंने फर्स्ट फेज में दिखा दी। इनका ऑपरेशन बिल्कुल सेफ होता है कि इनके जो पन्ना प्रमुख होते हैं उनके पास 6 फैमिलीज होती हैं, तो उन्होंने फर्स्ट फेज में दिखाया। अभी आप जो देखिए कि जैसे लास्ट मोमेंट के 1 आवर के अंदर 8 से 10% वोट जंप कर गए। ये आरएसएस की स्ट्रेटेजी है कि फिर वो जाके घर घर से आदमियों को निकालते हैं, उनको बूथ तक ले जाते हैं, वोट डलवाते हैं। तो फर्स्ट फेज में आप देखिए कि लास्ट मोमेंट पे टर्नओवर बढ़ा नहीं, तब इनको जो गलती महसूस हुई। बाद में जो भी इनकी मीटिंग हुई, कॉम्प्रोमाइज हुआ, जो भी हुआ, उनके बाद ये एक्टिव हुए और सेकंड फेज में आपने उसका रिएक्शन देख लिया। आरएसएस की नाराजगी से ये बात थी कि कुछ कैंडिडेट जो कांग्रेस से आए थे उनको उन्होंने टिकट दे दी थी, उससे जो कैडर नाराज हो रहा था उसको टैकल करना आरएसएस की जिम्मेदारी थी, तो ऑब्वियस थी कि वो नाराज थे। लेकिन उसके बाद कुछ सेटलमेंट हुआ और ये देखने मिला कि जो बिल्कुल हार जाने वाले थे वो अब जीत गए। तो उसका मतलब ये कि आरएसएस ने उनको सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो आरएसएस का भी कद बढ़ गया, पटेलों का भी कद बढ़ा है, तो अभी सारों को बैलेंस कैसे किया जाएगा ये देखा जाता है गुजरात। जी जी, बहुत विस्तार से आपने गुजरात के राजनीति के बारे में विस्तृत व्याख्या की और बताया कि किस तरह से गुजरात की राजनीति आने वाले समय में और क्या गुल खिला सकती है और किस तरफ जा सकती है। तो मैं आता हूँ रविंदर जी के पास, रविंदर सूद जी के पास पुणे आता हूँ। रविंदर जी, आपसे मेरा भी प्रश्न यही है कि हिमाचल में कांग्रेस को बहुमत मिल गया और सत्ता में कांग्रेस आ गई है, तो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आप किसे सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस किस नेता पर मुख्यमंत्री का दाव खेलेगी, किसे मुख्यमंत्री बनाएगी? क्या आपका सोचना है, क्या आपको लगता है रविंदर सूद जी? देखिए, इस वक्त तीन लोग जो मुख्यमंत्री की रेस में है, प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो ये 3 लोग जो है दे आर फ्रंट रनर, और इन्हीं में से कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा। लेकिन फाइनल फैसला तो कांग्रेस हाईकमान ही करेगी। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इलेक्टेड एमएलए 2 हैं, इन्हीं में से एक चीफ मिनिस्टर होगा। अगर प्रतिभा सिंह भी हो सकती है, लेकिन जो हिमाचल में इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि इलेक्टेड एमएलए में से ही बनेगा। तो बाहर से किसी चीफ मिनिस्टर बनाने की कोई बड़ी कम संभावना नजर आ रही है। बीरबल सिंह का रस्साकसी तो होगी, इसमें कोई शक नहीं है। गुटबाजी चीफ मिनिस्टर में भी गुटबाजी सामने नजर आएगी, खींचातान होगी। दो तीन धड़े कांग्रेस में है, वो पूरी कोशिश करेंगे अपने धड़े का चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। और इतना चीफ मिनिस्टर का जो चुनाव हो इतना आसान नहीं होगा हिमाचल कांग्रेस के लिए। ये मेरा सोचना है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कांग्रेस के लिए चुनौती हिमाचल में जीतने के बाद और बढ़ गई है कि वह जो अपने उनके गुट आपस में उन्होंने चुनाव में तो उनको एक बनाए रखा, और चुनाव के पश्चात भी उनको एक रखने की बड़ी चुनौती कांग्रेस हाईकमान के सामने है, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री चुनना है और सभी का अपना अपना दावा है। तो इसी पर्सन को लेकर मैं अधीर जी के पास आता हूँ, क्योंकि अधीर जी का बड़ा अनुभव है राजनीति को देखने का और समझने का, कि आप क्या सोचते हैं कांग्रेस की बल्कि जो अभी बीच में कुछ न्यूज भी ऐसी फ्लैश हो रही थी कि कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर मोहाली में या इसके अलावा ऐसी जगह जा सकती है जहां उन्हें अपने जो विधायक हैं चुने हुए उन्हें सुरक्षित रख सकें, जिससे कि कोई तोड़फोड़ की आशंकाओं को खत्म किया जा सके। तो क्या जो आशंकाएं बताई जा रही हैं, क्या कुछ ऐसी चुनौती पार्टी महसूस कर रही है अपने विधायकों को लेकर, जो एकजुट रखने की, कहीं रिसोर्ट में जाने की बात हो रही है? और मुख्यमंत्री पद का दावेदार आप किसे मानते हैं, क्या आपको लगता है अधीर रोहल जी? शान जी, एक चीज देखिए कि जो मुख्यमंत्री अगर मुझे या आपको हम बना सकते तो बड़ा आसान था, लेकिन वो तो हाईकमांड के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसे इन्होंने मुख्यमंत्री बनाना है। और वो तो अच्छी बात, मतलब कांग्रेस के लिए एक वैसे तो चुनावी समीकरण से देखें, चुनावी गणित से देखें कि ठाकुर कौल सिंह और आशा कुमारी चुनाव हार गए हैं, अन्यथा वो भी मुख्यमंत्री की रेस में थे।
और वो जो सारी चीजें थी, अब इनके पास दो कंटेंडर जो है जीते हुए हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री, और साथ में अब जिस तरह से प्रतिभा सिंह भी क्लेम कर रही हैं कि सारी चीजें सामने आ रही हैं, तो उसके बाद जो भी होगा वो हाईकमांड के मत्थे जाएगा और उसको माथापच्ची करनी पड़ेगी इसमें कि किस तरह साथ रखना है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को कोई ऐसी 45-50 सीटें नहीं मिली है, बिल्कुल एक स्लाइट एज पे है, 39 सीटों पे है, 5 सीटें सिर्फ ज्यादा है। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, गिरीश जी, हम सभी को देखते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने पर तो सरकार बनाती ही है, चुनाव हारने पर भी सरकार बना जाती है, और इसके हमारे पास पिछले 8 सालों में अनेकों उदाहरण हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत बड़ा वो नहीं चाहिए, 26 उनके हैं और 3 इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं, तो वो भी उनके अपने ही लोग हैं, उनके अपने ही रेबल्स थे, तो 29 तो है, उन्हें 5 लोग चाहिए। और अगर इस तरह की खींचतान चली रही, 5-6 महीने बाद किसी एक गुट को बना दिया जाता है, तो कांग्रेस के लिए, हाईकमांड के लिए इन सबको एकजुट रखना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अन्यथा वो जो मुश्किलें आएंगी, वो जो हमने गोवा में देखा या गुजरात में देखा, सॉरी माफ कीजिएगा, कर्नाटक में देखा, और फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में हुआ है, वो सारी चीजें सामने आ सकती है। और मुख्यमंत्री बनाने की बात ये जो है वो हाईकमांड ही कोई अब इस पे बहुत ज्यादा अपनी जद्दोजहद करने पड़ेगी। और आज दिन में ये बात सामने आ रही थी कि कांग्रेस अपने एमएलए को लेकर शायद हरियाणा या राजस्थान जा सकती है, और इस उसमें के भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और अशोक गहलोत को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है कि कांग्रेस के जो एमएलए जीत के आए हैं उनको कहीं ऐसी जगह पर, फिलहाल एक जो रिजॉर्ट का आनंद है, जो चुनावों के बाद अब हिंदुस्तान में कल्चर बन गया है कि रिजॉर्ट्स में रखना है कुछ दिनों के लिए, इतनी थकान के बाद उनको मानसिक और फिजिकली जो थकान रहेगी, कुछ दिनों उनको रिजॉर्ट में रखने का एक राजनीति है। तो कहीं उन्हें रिजॉर्ट में, हिमाचल के एमएलए को भी कहीं रिजॉर्ट की एक अच्छा माहौल ना मिले, तो हो सकता है आने वाले दिनों में कांग्रेस भी इसी कश्मकश का सामना करे। और बिल्कुल आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो देश में हावी हो रही है, वह वास्तव में भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक प्रश्न चिन्ह तो लगाता ही है कि भारत की राजनीति में, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर चुनाव होते हैं और चुनाव के अनुसार ही सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का हावी होना कहीं ना कहीं चिंता पैदा करता है कि किस हालत में जो हमारी राजनीति है उसकी दशा और दिशा क्या हो चुकी है। एक प्रश्न मेरा अधीर जी से और है, जो 3 निर्दलीय लोग जीते हैं, ये तीनों क्या बीजेपी से संबंध रखते थे पूर्व में, वही बीजेपी के बागी उम्मीदवार हैं तीनों क्या ये? जी, एक तो जो देहरा से जीते हैं रविंद्र सूद जी के जिले से, वो पहले पिछली बार 2017 में इंडिपेंडेंट जीते थे, और इस साल अप्रैल में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, एक उन्होंने और एक दूसरे निर्दलीय थे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला देहरा से उसके बाद भी, तो वो फिर इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। तो इसी तरह जो बाकी 2 रेबल्स हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से ही उनका ताल्लुक रहा है, और जो जिस तरह के संबंध है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से हैं। तो उनके लिए मिलाने में उनके लिए आसानी रहेगी उन्हें। हाँ बिल्कुल, जैसे केएल ठाकुर नालागढ़ से जीते हैं, तो चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री से मिल लिए थे। तो इस तरह जो ये तीनों रेबल्स हैं, इनकी पृष्ठभूमि जो है भारतीय जनता पार्टी की है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को कभी कहीं आज से 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने बाद कोई ऐसे समीकरण बनते हैं, तो 26 और 3 29 तो यही हो जाएंगे, 5 की उन्हें जरूरत पड़ेगी। तो 5-6 तो भारतीय जनता पार्टी, अगर जिस तरीके से हमने देखा है जो सारी चीजें हुई है, तो वो बड़ा आसान रहेगा उनके लिए। जी जी, आप सभी ने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही विस्तृत तरीके से आज की जो राजनीति है उसको परिभाषित किया, और साथ ही गुजरात, हिमाचल प्रदेश, या जो उपचुनाव हैं उनके जो परिणाम आए हैं, उसके द्वारा जो भविष्य की राजनीति की पटकथा है भारत में लिखी जाएगी, उसकी तरफ भी आपने बड़ा इशारा किया है। तो उन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं, और मैं अपने सभी अतिथि जो हमारे साथ जुड़े हुए चर्चा में, गिरीश जोशी जी का आभार बहुत बहुत व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त, क्योंकि सभी लोगों की जो दिनचर्या बड़ी व्यस्त रही है, विभिन्न प्लेटफॉर्म में, विभिन्न डिबेट्स में उनकी सहभागिता रही है, और उन्होंने इस व्यस्त दिनचर्या में हमारे दर्शकों के समय निकाला। तो इसलिए विशेष रूप से मैं गिरीश जोशी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे दर्शकों को समय निकाला और गुजरात परिणामों पर विस्तृत व्याख्या की। साथ ही रविंद्र सूद जी जुड़े हुए थे हमारे साथ हिमाचल से, और वह भी सभी लोग आज एक्चुअली में सबकी दिनचर्या बड़ी व्यस्त रही है, डिबेट में शामिल हैं विभिन्न मोर्चों पर, और मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हिमाचल की राजनीति को किस तरफ अच्छी तरह से परिभाषित कर हमारे दर्शकों सामने बड़ी अच्छी व्याख्या की। और साथ ही अधीर रोहल जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि वह भी आज पूरे डिबेट्स में कहीं ना कहीं पूरे दिन व्यस्त रहे हैं, और अब आने वाले और समय जो है दिन का, उसमें भी उनकी दिनचर्या पूरी व्यस्त है डिबेट्स के कारण। तो मैं अधीर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूरी एक अच्छी तरह से हिमाचल की राजनीति को परिभाषित किया,
और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों को ये चर्चा जरूर पसंद आएगी। और मैं पुनः आप दोनों का पुनः आभार और पुनः धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। 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 तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि आज की जो चर्चा में हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव के संदर्भ में बड़ी विस्तृत चर्चा हुई, अच्छी तरह परिभाषित हमारे अतिथियों ने क्या चुनाव की जो किस तरह से चुनाव की दिशा रही है और क्या उसका जो पता चलता है कि मतदाताओं के मन में क्या चलता है, राजनीतिक पार्टियों के लिए क्या उनके मन में रहता है। और गुजरात में जहाँ प्रचंड बहुमत मिला बीजेपी को, उन्होंने एक तरफ से पूरे गुजरात में अपनी विजय पताका फहरा दी है, वहीं साथ ही हिमाचल प्रदेश में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा और साथ ही दिल्ली एमसीडी के चुनाव में बीजेपी को पराजय का सामना करना पड़ा। और जो उपचुनाव हुए हैं विभिन्न प्रदेशों के अंदर, वहां भी मिलीजुली सफलताएं सभी पार्टियों को मिली हैं। तो ऐसे में जब मतदाता मूड पूरे भारतीय स्तर पर हम देखें तो विभिन्न तरह का अलग अलग तरह का मूड मतदाताओं ने परिभाषित किया है। तो किसी भी पार्टी के पक्ष में उन्होंने पूरे भारत में मतदान नहीं किया है। जहाँ गुजरात मतलब अगर देखें गुजरात और हिमाचल और एमसीडी में जहाँ तीनों जगह बीजेपी शासन में थी, वहां पे वह 2 जगह पराजित हुई है और एक जगह उसे विजय मिली है। और एक जगह आम आदमी पार्टी को विजय मिली है एमसीडी चुनाव में और एक जगह कांग्रेस पार्टी को विजय मिली हिमाचल प्रदेश चुनाव में। तो एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बराबर का स्कोर रहा है, एक तीनों एक एक जगह सत्ता में आए हैं। लेकिन साथ ही बीजेपी के लिए चुनौती इसलिए बढ़ गई है कि बेशक उन्हें प्रचंड बहुमत गुजरात में मिला है, लेकिन हिमाचल राज्य उनके हाथ से निकल गया है और साथ ही एमसीडी भी उनके हाथ से निकल गई है। तो बीजेपी और साथ ही जो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हुए हैं उसमें भी उन्हें बड़ी चुनौती गठबंधन के द्वारा मिली है। तो बीजेपी के लिए चुनौती वास्तव में यह है कि वह गुजरात में जहां अपना प्रचंड बहुमत साबित कर पाई, लेकिन साथ ही अन्य राज्यों में उन्हें चुनौती मिल रही है। तो आने वाले लोकसभा चुनाव के भी 14-15 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, इसमें बीजेपी इन सब जो चुनौती है उसे कैसे उसका मुकाबला करती है और विपक्षी जो खेमा है वह बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कैसे अपने को तैयार करता, अपने कैसे सुदृढ़ करता, मजबूत करता, यह भी देखने की बात रहेगी। इन सब बातों पर चर्चा हम आगामी समय भी करते रहेंगे, लेकिन इस चर्चा को आज यहीं विराम देते हैं और अपने दर्शकों से हम आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।